दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर यह देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित पंच परमेश्वर यह कहानी। इस कहानी का प्रकाशन 1916 में हुआ है। सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ है। इस कहानी की शैली यथार्थवादी रही है और भाषा इसकी बोलचाल की है जो ग्रामीण है। इस कहानी में जो प्रमुख पात्र आते हैं वह पात्र इस तरह है। जुम्मन शेख जो विधवा खाला के वारिस है, इस कहानी की ये मुख्य पात्र है। दूसरा पात्र है अलगू चौधरी जो जुम्मन के दोस्त हैं। एक बूढ़ी खाला है जो जुम्मन की जो खाला है, और साहू और सहुआइन, इस तरह कुछ पात्र आते हैं। और पंच परमेश्वर में पंचों का जो वर्णन है, पंचायत का जो वर्णन है वो आया हुआ है। कहानी का विषय कुछ इस तरह है। दो मित्रों की मित्रता की कहानी है। जुम्मन और अलगू चौधरी। प्रौढ़ावस्था की समस्या इसमें आई है खाला के माध्यम से। पंचों पर विश्वास और उनका दायित्व जो होता है, इसका चित्रण हमें इस कहानी में मिलता है। रिश्तों में विश्वास और उनका दायित्व होना चाहिए, तभी रिश्ते टिकते हैं। पंचायत का मुकदमा इस कहानी में आया है। जैसे हम कहानी के शीर्षक से ही समझ जाते हैं कि पंच परमेश्वर यानी पंचों को परमेश्वर का दर्जा इस कहानी में दिया जाता है। रोजमर्रा के जीवन पर केंद्रित ये कहानी है। पूर्णतः ग्रामीण जीवन का चित्रण करती है। मनुष्य के नैतिक आचरण पर बल देने वाली ये कहानी है। पंचों पर कितना विश्वास रहता है और वो विश्वास पर कितने खरे उतरते हैं, यह इस कहानी का मुख्य विषय है। अब इस कहानी का जो सारांश या इसकी कथा वस्तु देखेंगे। कथा वस्तु कुछ इस तरह है। कहानी का आरंभ जहाँ जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बचपन से या उनका जो गांव है उनकी मित्रता के साथ होता है। दोनों में ऐसा भाईचारा है या ऐसी मित्रता है कि इनकी मित्रता की मिसाल हर कोई देता है। एक ने अगर बाहर जाने की ठान ली, दूसरा उसका घर संभालता है। लेकिन यहाँ पर लेखक ने ये लिखा है कि उनके खान पान व्यवहार में धर्म का तो थोड़ा बहुत अंतर था। एक हिंदू धर्म से है तो एक मुस्लिम धर्म से है, लेकिन इनके विचार बहुत मिलते थे। विचारों के कारण ये इनके मित्रता की मिसाल देते हैं, या मित्रता का मूल मंत्र ही इनके विचार हैं। इन्हीं के कारण जुम्मन और जो अलगू चौधरी हैं, इनकी मित्रता हर तरफ प्रसिद्ध है। अब होता ऐसा है कि जुम्मन की या जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी जिसके पास कुछ खेत थी। वह निसंतान थी खाला, और जुम्मन ने उसको बहला फुसला कर उसका जो खेत है अपने पास रख लिया या अपने नाम उसको करवा लिया। कुछ दिन तो जुम्मन ने खाला की अच्छी तरह से देखभाल की, लेकिन जैसे ही वो जो उनकी खेती बाड़ी है इनके नाम पर हो गई, तो जुम्मन की जो बीवी है या पत्नी है उसका व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। वह न केवल उसे बात बात पर जली कटी सुनाती है, बल्कि भोजन ठीक से नहीं देती, ठीक सा ख्याल नहीं रखती, और उसकी बहुत दुर्व्यवस्था हो जाती है। और परेशान होकर वह जुम्मन की शिकायत पंचायत में करने की ठान लेती है। अब पंचायत में जब ये अपना पक्ष या अपने साथ जो भी हुआ है अन्याय वो लेकर जाती है। अब जिस पंचायत में वो जाती है, आसपास के गांव के सभी लोग उस पंचायत में आते हैं, और वो अलगू चौधरी के पास मदद मांगने के लिए भी गई, क्योंकि अलगू चौधरी जुम्मन का बहुत अच्छा दोस्त है। अलगू ने उसे स्पष्ट कह दिया था कि जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, मैं उस मित्रता को बिगाड़ नहीं सकता, मैं मित्रता के विरोध में नहीं जा सकता। इस पर खाला ने उसको जवाब दिया था कि बेटा, क्या बिगाड़ के डर से हम अपना ईमान बेच दे। बहुत अच्छी पंक्ति लेखक ने लिखी है, क्योंकि हम अपनी मित्रता की मिसाल देते हैं, अपनी ईमानदारी की मिसालें देते हैं, सत्यता की मिसालें देते हैं, और एक तरफ अन्याय का साथ दे रहे हैं, तो हम अपना ईमान क्यों बेचें। यहाँ पर लेखक ने बहुत बड़ी बात मित्रता के संबंध में और अपने ईमानदारी के संबंध में कहा है। क्योंकि हमारा धर्म, हमारी ज्ञान, हमारी संपत्ति अगर जैसे सब कुछ लूटी जा रही है, तो हमें अपने ईमान या मित्रता की मिसाल ये काम आती है क्या, ये प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि हृदय हमारा किसके लिए पिघलता है, किस पर अन्याय हो रहा है उसके लिए पिघलता है, या अन्याय कर रहा है उसके लिए पिघलता है। जुम्मन शेख से वो
जो है दोस्ती अलगू चौधरी की है, वो उससे दुश्मनी नहीं करना चाहता। अब कहानी में आगे ये होता है कि जुम्मन के विरुद्ध गांव में या उस पंचायत में मुकदमा चलाया जाता है। खाला का आरोप है कि पंचों ने आज से 3 साल पहले जो ज़मीन जुम्मन शेख के नाम पर करवा दी थी या जायदाद सब उनके नाम करवा दी थी। अब वो सब लोग जानते होंगे कि जुम्मन ने मुझे बराबर रोटी कपड़ा देने का कबूल किया था, लेकिन उसने वो नहीं किया। साल भर तो मैंने ऐसे वैसे काट लिए और रो धोकर अब मैं अपने दिन काट रही हूँ। अब रात दिन वो रोना मेरा रहता है। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा, बेकस और बेवा हूँ, ऐसा वो अपना आरोप वहाँ पर रखती है। कचहरी दरबार वह नहीं कर सकती क्योंकि अपना दुखड़ा किससे सुनाए और कहाँ जाए, इसीलिए उसने पंचायत में अपनी अर्जी दी है। और तुम जो लोग हो या पंचायत के जो लोग हैं वो सब मिलकर इस पर कोई राय निकाले। और जुम्मन ने बुराई की है। खाला ये कहती है कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है जुम्मन के बारे में तो आप मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, आप मुझे गलत कह सकते हैं, और जुम्मन ने मेरे साथ गलत किया है। मैं पंचों का हुक्म जो कुछ होगा मैं अपने सिर माथे पर रख लूँगी। अब पंचायत में पहले जुम्मन और फिर खाला को अपने पंच चुनने का अधिकार मिलता है। जुम्मन किसी को नहीं चुनता, लेकिन खाला अलगू चौधरी को चुनती है, जो जुम्मन का बहुत अच्छा दोस्त है। अब अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे, वे कन्नी काटने लगे। खाला के बारे में या तुम जानते हो या तुम सब देख चुके हो ऐसा कहने के बाद वो अपनी गाढ़ी दोस्ती बाजू में रखते हुए खाला के गंभीर स्वर ने उसको चौंका दिया या जागरूक कर दिया। वो कहती है कि बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है और पंच पर लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से आदेश है, ऐसा समझा जाता है। पहले तो जुम्मन खुश होते हैं कि मित्र होने के कारण अलगू उसके विरोध में नहीं जा सकते या फैसला उसके विरोध में नहीं जाएगा, ऐसा अलगू को लगा। लेकिन दोनों पक्ष के दावे सुनने के बाद उन्होंने फैसला किया अलगू चौधरी ने कि जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया और उसे ये नीति या संगत जैसे मालूम होता है कि खाला जियान को माहवार का खर्चा दिया जाए। अब बुढ़ापे में उसका कोई सहारा नहीं है, वो जाकर भी कहाँ जा सकती है। पंचायत का ये विचार था कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा तो अवश्य होता होगा कि उसको महीने में खर्च जो भी है होता है उसका वो दिया जा सके, और बस यही हमारा फैसला है, ऐसा पंचों ने सुना दिया। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो जो कुछ पहले ज़मीन उनके नाम पर करवा दी थी वो सब वापस ली जाएगी, ऐसा उन्होंने फैसला सुना दिया। अब इसके बाद जैसे दोनों मित्रों में बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई, कटुता की दीवार। अब एक दूसरे के संबंध में उन दोनों में जैसे गलतफहमियां हो गई। अब यहाँ लेखक ने लिखा है कि अलगू चौधरी के फैसले के कारण जुम्मन की दोस्ती में थोड़ी सी जड़ता आ गई थी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई दे रहे थे। इतनी पुरानी मित्रता एक छोटे से सच के कारण बिखर जाती है और सत्य का जैसे झोंका आने के कारण वो मित्रता की दीवार हिलने लगती है। सचमुच वो बालू की ही जमीन पर खड़ा था जुम्मन, जो अपने मित्र पर भरोसा नहीं कर पाया या मित्र सत्यता की साथ दे रहा था तो मित्र के फैसलों को मानना चाहिए। एक दूसरे के अवभगत वो ज़्यादा करने लगे थे, लेकिन मिलते जुलते, लेकिन वो मगर उनके दिल में एक कटुता की दीवार जैसे थी ही। और जुम्मन के चित्त में मित्र की कटुता के लिए ओठों पर जैसे ये हमेशा पर ये बात रहती कि मैं एक दिन अगर मौका मिला तो मैं अवश्य जो अलगू चौधरी का बदला लूँगा। उसे हर घड़ी ये चिंता सताती थी कि अब मुझे बदला लेने का अवसर कब प्राप्त होगा। अब यहाँ कहानी के अंत में ये देखना है कि जुम्मन को बहुत जल्दी ही ये अवसर मिल जाता है बदला लेने का। अलगू चौधरी का ऐसा ही एक मामला पंचायत में चला जाता है। हुआ ऐसा था कि अलगू चौधरी पिछले साल जैसे बट्टे सर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी वो लाए थे, जिसकी तारीफ हर कोई करता था। देवयोग से उस जोड़ी का एक बैल जुम्मन वाली पंचायत में से 1 महीना बाद ही मर गया और जुम्मन ने इसे दगाबाजी की सज़ा बताई।
अलगू चौधरी ने अकेले बैल की जोड़ी का दूसरा खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। निदान न निकला तो उन्होंने वह जो बैल एक था वो साहू को, गांव के साहू को बैल बेच दिया। उस साहू ने वो बैल तो लिया लेकिन रकम बहुत दी नहीं, और रकम मोल भाव होने के बाद भी 1 महीने के बाद रकम दी जाएगी ऐसा वादा करके वो बैल लेकर गया। लेकिन साहू का धंधा था कि वे माल की जैसे लदनी करते थे। ऐसा मजबूत बैल पाकर वो बहुत खुश था, प्रसन्न था। दिन में वो 3-3 4-4 लदनी करने लगता। जी तोड़ काम उस बैल से लेता, लेकिन उसको खाने के लिए देता नहीं था, बहुत कम देता था, जिसके कारण बैल की जैसे महीना होते होते ही बैल की हड्डियाँ दिखने लगी। महीने भर में ही वो जैसे खराब हो गया था और एक तरह से उसका लहू सूख जाता है। एक एक पल उसको चलना उस बैल को मुश्किल हो जाता है, हड्डियाँ निकल आती है। एक दिन चौथी खेप में दुगना बोझ लादकर साहू की उसको कोड़े लगाकर फटकारने लगे। इस पर थोड़ा चलकर बैल गिर पड़ा तो वो उठा नहीं और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अब देहात में रातों रात होते होते रास्ते जैसे सूने हो जाते, ऐसा भी कुछ हुआ होगा। और बैल की मृत्यु के कारण सुनसान रास्ते पर जो लदनी लेकर ये लोग जा रहे थे उसमें बहुत सारा माल था। वो माल चोरों ने उसकी लूट की और इस लूट के कारण पूरी तरह साहू बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये घटना बीते 1 महीना हो गया। अलगू जब अपने बैल के दाम साहू के पास मांगने जाता था तो वो कुछ भी अंड बंड बकता रहता था, कुछ भी बोलता रहता था, गालियाँ देता था और ये भी कहने लगा था कि मेरे सारे जन्म की जो कुछ कमाई थी वो सब लूट गई, सत्यानाश हो गया और इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चला, मतलब पलट जाता है अपने बातों से। जब बैल दिया था तब तो बहुत अच्छा था और बहुत सारे बातें कहता है, आपने हमारे आंखों में धूल झोंक दी है, सत्यानाशी बैल दिया और हमारा जो सत्यानाश हो गया। हम भी बनिए के बच्चे ऐसे बुद्धू नहीं होंगे और हम भी बदला लेंगे, ऐसा कुछ भी बोलता रहता है। हम दाम नहीं देंगे, जो करना है कर लो, महीना भर के बदले में 2 महीना जोत लो, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे। आखिर अलगू चौधरी को ये लगा कि हम पंचायत की शरण ली जाए और पंचायत में फिर मामला चला। इस बार तो दोनों पक्षों से पंचों के नाम मांगे गए। अलगू ने कहा जिसे चाहे चुन लिया जाए और साहू ने तुरंत जुम्मन को चुन लिया। अब यहाँ विरोध में पहले अलगू चौधरी खाला के साथ था, अब जुम्मन उस साहू के साथ है। अब अलगू का हाल है, जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा जैसे धक से करना है, उसे डर लगने लगा कि अब क्या होगा, वो बदला ज़रूर लेगा। मानो किसी ने अचानक उसको थप्पड़ मार दिया हो, ऐसा अलगू चौधरी को लगा। पंच के आसन पर बैठने के बाद जुम्मन का हाल लेखक ने लिखा है कि जुम्मन शेख ने मन में भी सरपंच का जो उच्च स्थान होता है, पंचायत का जो उच्च स्थान होता है, उसे ग्रहण किया, जिम्मेदारी का भाव अपने मन में पैदा किया और उसने सोचा कि मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च जैसे आसन पर बैठा हूँ, लोगों का मुझ पर विश्वास है और मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह एक देववाणी के सदृश होगा और लोगों का इस पर विश्वास है तो लोगों को मानना ही पड़ेगा। और देववाणी में मेरे भीतर जो मनोविकार है उस मनोविकारों को कदापि मैं समावेश नहीं होने देना चाहता। मुझे सत्य से जो भर भी कहना है वो कहना चाहिए। आखिर दोनों पक्षों को जानकर समझकर सुनकर उन्होंने ये फैसला सुना दिया कि अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह से विचार किया है और साहू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। ऐसा साहू को दंड दिया गया। जिस वक्त उन्होंने बैल दिया था अलगू चौधरी ने, वो बैल पूरी तरह ठीक ठाक था, बीमार नहीं था। अगर उसी समय दाम दिए जाते तो आज ये जो है साहू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध या उसकी सेवा नहीं की गई, बहुत मेहनत करवा के ली गई। और फिर अलगू ने पंच परमेश्वर की जय का नारा लगाया अलगू चौधरी ने। और अंत देखिए, थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का सगा नहीं होता। यहाँ सिर्फ
तटस्थ होकर न्याय करना पड़ता है। पंच की जुबान मतलब खुदा की जुबान होती है। और अलगू रोने लगे। इस पानी से ही, जो अश्रु उनकी आंखों से बह रहे थे, उस अश्रु से ही इनके दोनों के दिल में जो मैल एक दूसरे के प्रति बैठ गया था वो धुल जाता है और मित्रता की मुरझाई हुई जो लता थी फिर से वो खिल जाती है। इस तरह दोनों की मित्रता फिर से एक हो जाती है और फिर मिलने की ये कथा मूल में लेखक ने लिखी है, लेकिन अंत बहुत सुखद है और न्याय और दायित्व बोध की महत्वपूर्ण ये कहानी है पंच परमेश्वर। क्योंकि पंचों पर जो विश्वास है उस विश्वास पर निर्भर ये कहानी है, जो विश्वास टूटता नहीं है। मित्रता तभी होती है जहाँ सत्यता होती है, विश्वास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ पर रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।